सभी को नमस्कार। हिंदी साहित्य में आज हम पढ़ने जा रहे हैं आदिकाल। आदिकाल है, उसकी जो समय सीमा है 1050 से 1375 विक्रमी संवत से मानी जाती है। अब ये मानने वाले कौन है? 1050 से 1375 विक्रमी संवत, ये है आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा। हिंदी साहित्य के जन्म काल या शिशु काल या यूं कहें कि प्रारंभिक काल को ही आदिकाल कहा जाता है। यानी आदिकाल है, उसे हिंदी साहित्य के जन्म काल, शिशु काल या प्रारंभिक काल को ही आदिकाल कहा जाता है। प्राकृत भाषा है, उसकी अंतिम अवस्था है अपभ्रंश। कौन सी अंतिम अवस्था है? अपभ्रंश। अपभ्रंश अवस्था से ही हिंदी का जो साहित्य है उसका आविर्भाव माना जाता है। यानी हिंदी साहित्य है वो प्राकृत भाषा है, उसकी अंतिम अवस्था है अपभ्रंश। अपभ्रंश अवस्था है, उससे हिंदी का जो साहित्य है उसका आविर्भाव माना जाता है। अपभ्रंश नाम जो है वो सबसे पहले यानी सर्वप्रथम वल्लभी के राजा थे धारसेन द्वितीय। धारसेन द्वितीय के शिलालेख में मिलता है क्या नाम? अपभ्रंश नाम, जिसमें उसने अपने पिता गुहसेन, उनके पिता का नाम है गुहसेन, जो कि विक्रमी संवत 650 के पहले, उससे पहले की बात है, पहले संस्कृत, प्राकृत और अपभ्रंश तीनों का कवि कहा है। यानी ये जो कवि है गुहसेन, ये इन तीनों भाषाओं के कवि माने जाते हैं। देखिए, हिंदी साहित्य का जो जन्म काल है, यानी हिंदी साहित्य उसका प्रारंभिक काल मान सकते हैं, जन्म काल मान सकते हैं और शिशु काल मान सकते हैं। ये है आदिकाल। और आदिकाल है, उसकी जो शुरुआत है वो देखिए प्राकृत भाषा है, उसकी अंतिम अवस्था है अपभ्रंश। अपभ्रंश जो भाषा है उसी से हिंदी साहित्य का आविर्भाव माना जाता है। और ये जो प्राकृत भाषा यानी अपभ्रंश भाषा है, प्राकृत भाषा से अपभ्रंश जो अवस्था है, ये अपभ्रंश नाम है वो कहाँ से मिला? तो सर्वप्रथम उसका उल्लेख मिलता है वल्लभी के राजा धारसेन द्वितीय के जो शिलालेख है उसमें मिलता है। उसमें लिखा है कि उसके पिता, उसका नाम है गुहसेन, जो विक्रमी संवत 650 के पहले के किस भाषा के कवि है? संस्कृत, प्राकृत और अपभ्रंश तीनों भाषाओं के कवि कहा है। उसके बाद में देखिए उत्तर अपभ्रंश को, जो अपभ्रंश भाषा है उसका जो उत्तर अपभ्रंश भाषा है उसको नाम दिया देखिए पुरानी हिंदी। ये जो नाम देने वाले हैं सर्वप्रथम कहा है चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने। चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी कहते हैं कि उत्तर अपभ्रंश है वो पुरानी हिंदी है। यानी पुरानी हिंदी सर्वप्रथम जो नाम दिया गया है उत्तर अपभ्रंश को, वो नाम देने वाले हैं चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी। उसके बाद में उत्तर अपभ्रंश है, उसी का एक और अन्य नाम दिया है प्राकृताभाष हिंदी। ये जो नाम दिया गया है प्राकृताभाष हिंदी, ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा दिया गया नाम है। देखिए, उत्तर अपभ्रंश है उसको पुरानी हिंदी किसने कहा? चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी ने, जो जयपुर के। उसके बाद उत्तर अपभ्रंश को प्राकृताभाष हिंदी किसने कहा? वो कहा आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा कहा गया है। फिर है आदिकाल है, उसका एक अन्य नाम देखिए, आदिकाल को क्या कहा गया है? आदिकाल को अत्यधिक विरोधों और व्याघातों का युग कहा है। और ये कहने वाले हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी कहते हैं जो जो आदिकाल है ये आदिकाल वो अत्यधिक विरोधों और व्याघातों का युग है। क्योंकि आदिकाल है सबसे जो यूं कहें कि इस आदिकाल की समय सीमा है, इसमें सभी का लगभग विवाद रहा है। और विवादास्पद जो काल रहा है हिंदी साहित्य में वो आदिकाल ही रहा है। उसके नामकरण से लेकर कहें या यूं कहें कि उसकी समय सीमा को लेकर कहें, सभी तरह का विवाद जो मिलता है वो आदिकाल में मिलता है। तो आदिकाल को अत्यधिक विरोधों और व्याघातों का युग किसने कहा है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। देखिए, आदिकाल की समय सीमा सभी विद्वानों ने अलग अलग मानी है। इधर इतिहासकार का नाम दिया हुआ है और उसकी प्रारंभिक सीमा आदिकाल की और अंतिम सीमा क्या है वो बताया गया है। तो देखिए, जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने आदिकाल की जो प्रारंभिक सीमा मानी है वो 643 ईस्वी से
1400 ईस्वी तक मानी है। 643 ईस्वी से मानने वाले हैं जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन, आदिकाल की समय सीमा। उसके बाद है मिश्र बंधु, जो 3 भाई थे, गणेश बिहारी मिश्र, गणेश श्याम बिहारी मिश्र और सुखदेव बिहारी मिश्र। इनके द्वारा यानी मिश्र बंधु के द्वारा 643 ईस्वी से 1389 ईस्वी माना गया है। ये आदिकाल की समय सीमा, ये जो सीमा देने वाले हैं मिश्र बंधु, जो 3 भाई है। उसके बाद राहुल सांकृत्यायन ने जो आदिकाल है उसकी प्रारंभिक सीमा मानी है 760 ईस्वी से 1300 ईस्वी तक। उसके बाद में आचार्य रामचंद्र शुक्ल, इन्होंने 1050 विक्रमी संवत से 1375 विक्रमी संवत इसकी समय सीमा मानी है, यानी 993 ईस्वी से 1318 ईस्वी तक। अगर ईस्वी सन की बात है तो 993 ईस्वी से 1318 ईस्वी तक आदिकाल है, उसकी समय सीमा मानने वाले हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। उसके बाद में रमाशंकर शुक्ल, ये आदिकाल की समय सीमा मानते हैं 1000 ईस्वी से 1343 ईस्वी। तो ये सभी विद्वान हैं, इन सभी ने आदिकाल की समय सीमा है वो अलग अलग मानी है। आप सभी को याद करना है। 643 से मानने वाले 2 है, जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन और मिश्र बंधु, और सभी के आगे सीमा अलग है। राहुल सांकृत्यायन ने 760 ईस्वी से मानी है और 1300 ईस्वी तक। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने मानी है 993 ईस्वी से 1318 ईस्वी तक, और रमाशंकर शुक्ल ने मानी है आदिकाल की समय सीमा 1000 ईस्वी से 1343 ईस्वी तक। इसके बाद में देखिए आदिकाल है, इसका नामकरण यानी आदिकाल है उसका नाम अलग अलग विद्वानों के द्वारा दिया गया अलग अलग नाम है। आदिकाल जो नाम दिया गया है, आदिकाल नाम, ये हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा दिया गया नाम है। यानी आदिकाल का सर्वप्रथम आदिकाल जो नाम दिया गया है वो दिया गया है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी द्वारा, जो कि सर्वमान्य मत है। यही जो मत है वो सर्वमान्य मत माना जाता है। आदिकाल का सर्वप्रथम नामकरण करने वाले विद्वान हैं ग्रियर्सन, और जिन्होंने चारण काल कहा, यानी चारण काल आदिकाल है उसमें पहले चारण काल कहने वाले हैं ग्रियर्सन। आदिकाल को आदिकाल नाम है ये दिया है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी द्वारा। आदिकाल का अन्य नाम देखिए वीर गाथा काल। और वीर गाथा काल कहने वाले कौन है? वीर गाथा काल, आदिकाल को नाम दिया वीर गाथा काल, और वीर गाथा काल आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा दिया गया नाम है। आपको याद करना है आदिकाल है उसका आदिकाल नामकरण हजारी प्रसाद द्विवेदी जी द्वारा दिया गया नाम है। उसके बाद में आदिकाल को वीर गाथा काल किसने कहा? वीर गाथा काल आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा दिया गया नाम है। वीर गाथा युग, युग देखिए वीर गाथा युग श्याम सुंदर दास। वीर गाथा युग आदिकाल का नाम देने वाले हैं श्याम सुंदर दास, और वीर काल नाम देने वाले हैं विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। यानी आदिकाल है, आदिकाल का आदिकाल नाम देने वाले हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। आदिकाल को वीर गाथा काल कहने वाले हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल, और आदिकाल को वीर गाथा युग कहने वाले हैं श्याम सुंदर दास, और आदिकाल को वीर काल कहने वाले हैं विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। इसके बाद में जो आदिकाल है उसी को संधि काल या चारण काल, संधि काल और चारण काल 2 नाम दिए हैं, वो दिया गया है राम कुमार वर्मा द्वारा। आदिकाल का नाम संधि काल और चारण काल जो नाम दिए हैं वो है राम कुमार वर्मा द्वारा। उसके बाद में चारण काल, सिर्फ चारण काल नाम दिया है वो ग्रियर्सन का। अब यूं कहें कि आदिकाल का सर्वप्रथम चारण काल नाम किसने दिया तो नाम आएगा ग्रियर्सन का। वैसे चारण काल राम कुमार वर्मा का दिया गया नाम भी है, तो सबसे पहले देने वाले हैं ग्रियर्सन। उसके बाद में सिद्ध सामंत काल नाम किसने दिया? सिद्ध सामंत काल जो नाम है आदिकाल का, ये नाम देने वाले हैं राहुल सांकृत्यायन। राहुल सांकृत्यायन ने सिद्ध सामंत काल नाम दिया है आदिकाल का। आदिकाल है उसका नाम सिद्ध सामंत काल दिया है राहुल सांकृत्यायन। देखिए सिद्ध और सामंत से सांकृत्यायन से आपको याद रह जाना चाहिए। बिजवपन काल, आदिकाल का नाम बिजवपन काल नाम देने वाले महावीर प्रसाद द्विवेदी जी द्वारा। आदिकाल का आरंभिक काल नाम ये नाम दिया है मिश्र बंधु ने, और मिश्र बंधु 3 भाई है।
और प्रारंभिक काल आदिकाल का नाम देने वाले हैं, और शून्य काल भी ये है गणपति चंद्र गुप्त द्वारा। प्रारंभिक काल और शून्य काल नाम आदिकाल का दिया है गणपति चंद्र गुप्त द्वारा, और संक्रमण काल जो नाम दिया है वो है राम खिलावन पांडे जी और डॉक्टर हरीश चंद्र वर्मा द्वारा दिया गया नाम है आदिकाल का संक्रमण काल। इस तरह से आप अच्छी तरह से कंठस्थ कर लीजिए। चारण काल गिरियर्सन, सिद्ध सामंत काल राहुल सांकृत्यायन, बिजवपन काल आदिकाल का नाम महावीर प्रसाद द्विवेदी जी द्वारा, और आरंभिक काल मिश्र बंधु द्वारा, और प्रारंभिक काल और शून्य काल डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त द्वारा दिया गया नाम, और संक्रमण काल है वो है राम खिलावन पांडे और डॉक्टर हरीश चंद्र वर्मा द्वारा दिया गया नाम। इसके बाद में आदिकाल के अन्य और भी नाम हैं, जिसमें नाम आता है जय काव्य काल। देखिए नाम देखिए, जय काव्य काल, ये नाम देने वाले हैं रमाशंकर शुक्ल। रमाशंकर शुक्ल जिन्होंने आदिकाल का नाम दिया नाम जय काव्य काल, रमाशंकर शुक्ल रसाल। और इसी का नाम आदिकाल को उद्भव काल जो नाम दिया है वो दिया गया है वासुदेव सिंह का। वासुदेव सिंह कहते हैं कि आदिकाल है उसका नाम है उद्भव काल। और आदिकाल का नाम आधार काल नाम देने वाले हैं सुमन राजे और मोहन अवस्थी, जिन्होंने लिखा हिंदी साहित्य का आधा इतिहास या अद्यतन इतिहास। सुमन राजे मोहन अवस्थी का लिखा हुआ, और उन्होंने आदिकाल का नाम दिया आधार काल। उसके बाद में अपभ्रंश काल नाम, आदिकाल का अपभ्रंश काल नाम देने वाले हैं डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, डॉक्टर बच्चन सिंह और श्याम सुंदर दास। इन सभी ने आदिकाल का जो नाम दिया है वो है अपभ्रंश काल। इसके बाद में अंधकार काल, अंधकार काल जो आदिकाल का नाम है वो देने वाले हैं डॉक्टर पृथ्वीनाथ कमल कुलश्रेष्ठ। देखिए नाम कितना अच्छा है, और नाम दिया क्या है, देखिए अंधकार काल, और नाम देने वाले का नाम देखिए डॉक्टर पृथ्वीनाथ कमल कुलश्रेष्ठ, और उन्होंने आदिकाल का नाम क्या दिया है, अंधकार काल। आप अच्छी तरह से थोड़ा याद कर लीजिए। उसके बाद प्राचीन काल, प्राचीन काल ये दिया है शंभुनाथ सिंह। शंभु भगवान शिव बहुत पुराने हैं, है ना। प्राचीन काल शंभुनाथ सिंह द्वारा दिया गया आदिकाल का नाम है। संक्रांति काल ये नाम दिया है राम प्रसाद मिश्र द्वारा। राम प्रसाद मिश्र ने आदिकाल का नाम दिया है संक्रांति काल। इसके बाद में देखिए जो आदिकाल है उसका आदिकाल नाम जो दिया गया है वो है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी द्वारा दिया गया नाम। इसके बाद में वीर गाथा काल जो नाम दिया गया है वो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा दिया गया नाम। अब बात करते हैं वीर गाथा काल आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जो नाम दिया वो किस आधार पे दिया। तो देखिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल को जो नाम दिया गया है, आदिकाल का नाम क्या दिया उन्होंने, आदिकाल है उसका नाम दिया वीर गाथा काल। वीर गाथा काल जो नाम दिया ये किस आधार पे दिया, इन्होंने 12 ग्रंथों के आधार पर इसका नाम वीर गाथा काल का। ये 12 ग्रंथ है कौन कौन से, देखिए 12 ग्रंथ है कौन कौन से। इसमें 4 ग्रंथ है वो अपभ्रंश भाषा के, 4 ग्रंथ यानी 4 ग्रंथ है वो अपभ्रंश भाषा के है। 4 कौन कौन से, देखिए नंबर 1 हमीर रासो जो कि सारंगधर की रचना है। 2 नंबर पे विजयपाल रासो जो कि नल सिंह की रचना है, नल सिंह की रचना है विजयपाल रासो। उसके बाद में कीर्तिलता और कीर्ति पताका, ये जो रचना है कीर्तिलता और कीर्ति पताका ये रचना है विद्यापति की। इस तरह से ये 4 ग्रंथ है जो अपभ्रंश भाषा के है। ये 4 ग्रंथ है कौन कौन से देख लीजिए। एक तो है हमीर रासो जो कि सारंगधर की रचना है, विजयपाल रासो जो कि नल सिंह की रचना है, और कीर्तिलता और कीर्ति पताका जो रचना है वो है विद्यापति की। ये 4 ग्रंथ है वो अपभ्रंश भाषा के है। और उसके बाद में टोटल 12 ग्रंथ दिए जिस ग्रंथों के आधार पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल को वीर गाथा काल नाम दिए। 4 हमने पढ़ी, हमीर रासो सारंगधर की रचना, विजयपाल रासो नल सिंह की रचना, कीर्तिलता और कीर्ति पताका रचना है वो है विद्यापति की। इसके बाद में जो 8 अन्य हैं
वो देश भाषा या जन भाषा ग्रंथ है, यानी देसी भाषा में लिखा गया ग्रंथ है। वो है 8 ग्रंथ। अब 8 ग्रंथ है कौन कौन से, ये देखिए। पहला जो ग्रंथ है उसका नाम है खुमान रासो। खुमान रासो रचना है वो है दलपत विजय की। आपको ये सारे के सारे नाम याद रखने हैं और कंठस्थ भी करने हैं, क्योंकि जब भी प्रश्न पूछा जाता है तो प्रश्न इस तरह से बनता है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल का नाम वीर गाथा काल नाम दिया, किन ग्रंथों के आधार पर दिया, इनमें से कौन सा ग्रंथ उसमें शामिल नहीं है। तो आपको ये 12 के 12 ग्रंथ है, उन सभी को आपको याद करना है। तो 4 हमने पढ़ा जो अपभ्रंश भाषा के थे, जिसमें हमीर रासो, सारंगधर की रचना, विजयपाल रासो, नल सिंह की रचना, कीर्ति लता और कीर्ति पताका जो कि विद्यापति की रचना है। इसके बाद में 8 जो जन भाषा ग्रंथ है उसमें देखिए हुमान रासो जो कि दलपत विजय की रचना है, विशल देव रासो जो कि नरपति नाल्हे की रचना है। उसके बाद में पृथ्वीराज रासो जो कि चंद्र बरदाई की रचना है, और परमाल रासो जो कि जगनिक की रचना है। उसके बाद में 5 नंबर जयचंद प्रकाश जो कि भट्ट केदार की रचना है, और 6 नंबर जय में जस चंद्रिका जो कि मधुकर कवि की रचना है, और 7 नंबर खुसरो की पहेलियां जो कि अमीर खुसरो की रचना है, और 8 नंबर पर आते हैं विद्यापति की पदावली। ये पदावली है वो रचना है विद्यापति की। इस तरह से जन भाषा की या देश भाषा की 8 पुस्तकें माने या ग्रंथ माने जिनके आधार पर, और 4 है जो अपभ्रंश भाषा के ग्रंथ है। इन सभी से यानी 12 ग्रंथों के आधार पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल का नाम है वो वीर गाथा काल कहा है। तो आप ये 8 एक बार दोबारा देख लीजिए। खुमान रासो, दलपत विजय, विशल देव रासो, नरपति नाल्हे, पृथ्वीराज रासो, चंद बरदाई, परमाल रासो, जगनिक, और जयचंद प्रकाश भट्ट केदार, और जय में जस चंद्रिका मधुकर कवि की रचना, खुसरो की पहलिया अमीर खुसरो की रचना, और विद्यापति की क्या है पदावली। और विद्यापति को जो प्रसिद्धि मिली है इसी रचना पे, पदावली के आधार पर ही विद्यापति की प्रसिद्धि हुई है। उसके बाद में बात करते हैं आदिकाल में जो लिखने की शैलियां थी वो कौन कौन सी थी। जो आदिकाल है उसके अंदर प्रमुख शैलियां जो है वो 2 प्रकार की कहें, जिसमें डिंगल शैली और पिंगल शैली आती है। तो शैलियां का नाम लिखा नहीं है। एक तो होती है डिंगल शैली, और दूसरी है पिंगल शैली। डिंगल और पिंगल शैली, शैलियां हैं 2 प्रकार की। पहली है डिंगल, दूसरी है पिंगल। डिंगल शैली जिसमें राजस्थानी राजस्थानी प्लस अपभ्रंश भाषा होती है उसका इस्तेमाल होता है, और जो पिंगल है उसमें अपभ्रंश भाषा, अपभ्रंश और साथ में जो ब्रज भाषा है उसका प्रयोग होता है। तो देखिए डिंगल है उसमें राजस्थानी और अपभ्रंश का मिश्रण होता है, और जो पिंगल है उसमें अपभ्रंश और ब्रज भाषा का प्रयोग होता है। तो जो डिंगल शैली होती है वो कठोर यूं कह के कठोर शैली होती है या कर्कश शैली होती है, और जो पिंगल शैली होती है ये मधुर शैली अच्छी शैली है, मधुर शैली है या कोमलकांत पदावली है, उसका प्रयोग होता है। तो आदिकाल की प्रमुख शैलियां हैं वो 2 है। एक तो है डिंगल शैली जिसमें राजस्थानी और अपभ्रंश भाषा होती है, और दूसरी है पिंगल शैली जिसमें अपभ्रंश और ब्रज भाषा का प्रयोग होता है। तो जो डिंगल शैली है अपभ्रंश और राजस्थानी उसमें कठोर कर्कश शब्दावली का प्रयोग होता है, और जो पिंगल शैली है जिसमें अपभ्रंश और ब्रज भाषा का प्रयोग है जो कि मधुर या कोमलकांत शब्दावली है उसका प्रयोग होता है। अब बात करते हैं
आदिकाल साहित्य के प्रमुख प्रवृत्तियां। आदिकाल साहित्य की जो प्रमुख प्रवृत्तियां हैं, प्रमुख प्रवृत्तियां, ये देखिए इसमें क्या क्या है। इसमें क्या है, आदिकाल में एक तो वीर गाथात्मक प्रवृत्ति है, यानी रासो रचनाएं लिखी गई है इसमें आदिकाल में। दूसरी है धार्मिकता, इसमें धर्म से संबंधित बहुत सी पुस्तकें लिखी है, जिसमें सिद्ध साहित्य है, जैन साहित्य है, जिसको हम बोलते हैं रास साहित्य, उन कवियों की रचना इसमें शामिल की जाती है। उसके बाद में तीसरा है श्रृंगारिकता। श्रृंगारिकता यानी विद्यापति की जो पदावली है उसमें श्रृंगारिकता का वर्णन किया गया है। तो इस तरह से जो आदिकाल है उसकी प्रवृत्तियां हैं वो वीर गाथात्मक है, धार्मिकता है और श्रृंगारिकता लिए हुए, ये आपको याद करना है। उसके बाद में बात करते हैं कि हिंदी साहित्य की सर्वप्रथम रचना कौन सी है। तो देखिए वो मानी जाती है श्रावकाचार को, जो कि रचना है श्रावकाचार। श्रावकाचार रचना है वो देवसेन की रचना है, यानी हिंदी साहित्य की सर्वप्रथम जो रचना है वो कौन सी है, श्रावकाचार, जो कि 933 ईस्वी में लिखी गई, किसके द्वारा, देवसेन द्वारा। और ये जैन कवि थे, ये जैन कवि है। और इस रचना में 250 पद मिलते हैं और इसमें जो श्रावक धर्म है उसके सिद्धांतों का वर्णन मिलता है। तो हिंदी साहित्य की सर्वप्रथम जो रचना है वो देवसेन द्वारा लिखी गई श्रावकाचार है, जो कि 933 ईस्वी में लिखी गई। और इस रचना को लिखने में 250 पद है उसका इस्तेमाल हुआ है। और इसमें किस धर्म का वर्णन है, किसके धर्म के सिद्धांतों का वर्णन है, तो वो है श्रावक धर्म के सिद्धांतों का वर्णन। उसके बाद में देखिए आदिकालीन जो साहित्य लिखा गया है उसमें मुख्यतः 4 श्रेणियों में विभाजित है। जो साहित्य है आदिकाल का उसमें 4 तरह की श्रेणियां मिलती हैं। कौन कौन सी, देखिए एक तो है रासो साहित्य, और दूसरा है रास साहित्य या यूं कहें कि जैन साहित्य, और तीसरा है सिद्ध साहित्य, और चौथा है नाथ साहित्य। देखिए आदिकाल में जो साहित्य लिखा गया वो 4 तरह का साहित्य। अब ये चारों के चारों आपको याद होने चाहिए कौन कौन से। पहला देखिए रासो साहित्य, जिसमें रासो रचनाएं अभी हमने पढ़ी कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल का नाम वीर गाथा काल कहा। तो 12 जो रासो रचनाएं हैं उसके आधार पर कहा था, और 12 के 12 हमने याद भी किए। तो रासो साहित्य है वो आदिकाल में आता है। उसके बाद में रास साहित्य यानी जैन साहित्य, वो इस युग में इस युग की प्रमुख विशेषता है। उसके बाद में 3 नंबर पर आता है सिद्ध साहित्य, और 4 नंबर पे आता है नाथ साहित्य। इस तरह से ये जो चारों साहित्य है वो आदिकालीन साहित्य की श्रेणी में आते हैं। लेकिन देखिए विचार सबके अलग अलग है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल कहते हैं कि रासो साहित्य को ही मूल साहित्य मानते हैं। देखो इसमें उन्होंने माना है कि जो रासो साहित्य है वही क्या है, मूल साहित्य है। इसके अलावा जो साहित्य है उसको मूल साहित्य नहीं माना, उन्होंने सांप्रदायिक शिक्षा मात्र कहा है। इसके अलावा ये जो है इन्हें सांप्रदायिक शिक्षा मात्र कहा है, सांप्रदायिक शिक्षा। कहते ये जो ग्रंथ लिखे गए हैं राज साहित्य, जैन साहित्य, सिद्ध साहित्य और नाथ साहित्य, ये सिर्फ सांप्रदायिक शिक्षा देते हैं, और सिर्फ जो मूल साहित्य है वो सिर्फ रासो साहित्य है। ऐसा कहने वाले कौन है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। लेकिन हजारी प्रसाद द्विवेदी जी कहते हैं ऐसा कुछ भी नहीं है। किसी भी साहित्य को, जैसे ये नाथ साहित्य है, सिद्ध साहित्य है, राज साहित्य, तो इसको सांप्रदायिक शिक्षा मात्र नहीं कहकर इसे भी क्या है उन्होंने साहित्य की श्रेणी में माना है। वो मानने वाले हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी इन सभी को, रासो साहित्य को, रास या जैन साहित्य को, और सिद्ध साहित्य को और नाथ साहित्य को, इन सभी को साहित्य की श्रेणी में माना है। ये चारों मानने वाले हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। देखिए कथन विशेष देखिए, आदिकाल में कुछ रचनाएं ऐसी भी मिलती है जिनमें उपयुक्त चारों ही प्रकार के लक्षण प्राप्त नहीं होते। यानी इसके अंदर किसी 4 जो अभी हमने बताए थे कौन कौन से,
चार रासो साहित्य, नाथ साहित्य, जैन साहित्य और सिद्ध साहित्य, ये चारों ही प्रकार के साहित्य नहीं लिखे गए, कहते हैं इन चारों ही प्रकार के लक्षण प्राप्त नहीं होते, वे किस श्रेणी में आते हैं? मतलब ये ना तो वो नाथ साहित्य की श्रेणी में साहित्य लिखा गया, ना रासो के साहित्य की श्रेणी में है, ना जैन है, ना सिद्ध है, ना नाथ। तो ये कहता है इसके अलावा भी जो रचनाएं लिखी गई है उनका नाम है। डॉक्टर नगेंद्र कहते हैं कि ऐसी रचनाओं को आदिकालीन स्वतंत्र साहित्य के नाम से वर्गीकृत किया जाता है, कि ऐसा साहित्य जिसमें इन चारों ही प्रकार के, चारों कौन से? ये चारों, रासो साहित्य, रास या जैन साहित्य, सिद्ध साहित्य, नाथ साहित्य, इन चारों श्रेणियों में नहीं आती वो रचनाएं, उनको कहा है डॉक्टर नगेंद्र ने आदिकालीन स्वतंत्र साहित्य के नाम से उनको कहा है। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल उनको कहते हैं आदिकालीन की फुटकल रचनाएं, यानी आदिकाल में जो फुटकल रचनाएं हैं, जो वो चारों श्रेणियों में नहीं आती, उसे कहा है फुटकल रचनाएं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकालीन साहित्य में केवल रासो साहित्य को ही मूल साहित्य माना। वो कहते हैं कि ये जो साहित्य रासो, ये ही मूल साहित्य है, रासो साहित्य को ही मूल साहित्य माना है, इसके अलावा नहीं माना। देखो, आदिकालीन साहित्य में केवल रासो साहित्य को ही मूल साहित्य माना, अन्य तीनों साहित्यों को मूल साहित्य न मानकर सांप्रदायिक शिक्षा मात्र कहकर पुकारा। और वो जो तीनों हैं, उन्होंने उन तीनों को क्या कहा? सांप्रदायिक शिक्षा मात्र कहकर पुकारा। जबकि आचार्य रामचंद्र शुक्ल कहते हैं, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी कहते हैं कि इन चारों आदिकालीन साहित्य को आदिकालीन साहित्य की श्रेणी में माना है। मानने वाले कौन हैं? हजारी प्रसाद द्विवेदी। कौन से? ये जो चार आदिकाल में रासो साहित्य लिखा गया, रास साहित्य लिखा गया, जैन साहित्य लिखा गया, सिद्ध साहित्य लिखा गया, नाथ साहित्य लिखा गया, ये जो चार श्रेणियां हैं, इन चारों को, इन चारों से हटके माना गया है, वो तो स्वतंत्र साहित्य, ऐसा डॉक्टर नगेंद्र कह रहे हैं। और वो इनसे अलग हटके और लिखा गया, उसको फुटकल काव्य कहा है, फुटकल रचनाएं कहा है, वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। लेकिन वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल कहते हैं कि इन चारों में से सिर्फ रासो साहित्य है, यही मूल साहित्य है, ऐसा कहने वाले हैं, ऐसा कहने वाले हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। और अन्य जो रचनाएं हैं जैसे राज साहित्य, जैन साहित्य, सिद्ध साहित्य, नाथ साहित्य, इनको सिर्फ सांप्रदायिक शिक्षा मात्र कहा है, और ये कहने वाले आचार्य रामचंद्र शुक्ल। लेकिन हजारी प्रसाद द्विवेदी कहते हैं कि आदिकाल में चार श्रेणियां विभाजित है, यानी चार साहित्य लिखे गए हैं, वो चारों के चारों साहित्य कौन से है? रासो साहित्य भी है, रास यानी जैन साहित्य भी है, सिद्ध साहित्य भी है, और नाथ साहित्य। इस तरह से रासो साहित्य है, और ये जो तीन अन्य साहित्य हैं, टोटल चार साहित्य, वो आदिकाल साहित्य में गिने जाते हैं, ऐसा गिनने वाले या ऐसा कहने वाले हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। इस तरह से हमने आदिकाल में जो नामकरण था, आदिकाल कब से आया और आदिकाल की प्रारंभिक सीमा क्या है, उसके बारे में पढ़ा। देखिए, एक बार इसको रिपीट कर देता हूँ ताकि दोबारा उसको देखने में बहुत आसानी रहती है, कि हमें इसके बारे में पिक्चर बन जाती है। आदिकाल है, उसकी समय सीमा 1050 से 1375 विक्रमी संवत मानने वाले हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आदिकालीन जो साहित्य है, देखिए हिंदी साहित्य के जन्म काल, शिशु काल और प्रारंभिक काल जो नाम दिया गया है, वो किसका नाम है? आदिकाल का नाम है। यानी आदिकाल को ही कहा जाता है शिशु काल, प्रारंभिक काल और जन्म काल। उसके बाद में प्राकृत जो भाषा है, उसकी अंतिम अवस्था है अपभ्रंश। प्राकृत भाषा है, उसकी अंतिम अवस्था है अपभ्रंश। अपभ्रंश अवस्था से हिंदी साहित्य का विकास माना जाता है, यानी हिंदी साहित्य आया है वो अपभ्रंश भाषा है, वहीं से उसका आविर्भाव माना जाता है। यानी कहा जाए कि हिंदी बनी है तो अपभ्रंश भाषा के बाद में हिंदी बनी है। तो ये अपभ्रंश नाम कहाँ से मिला? देखिए, अपभ्रंश जो नाम है वो सबसे पहले वल्लभी के राजा थे धारसिंह द्वितीय, उनका एक शिलालेख मिला है। इसके अंदर उनके पिताजी है गुहासेन, जो विक्रमी संवत 650 से पहले के, वो ये भाषाएं जानते थे, संस्कृत, प्राकृत और अपभ्रंश तीनों का कवि कहा जाता है उन्हें। तो ये भाषा का वर्णन उसमें मिलता है। उसके बाद में हमने पढ़ा कि उत्तर अपभ्रंश, जो अपभ्रंश भाषा है, वो जैसे जैसे विकास हुआ, उत्तर अपभ्रंश भाषा है, उसको पुरानी हिंदी सबसे पहले किसने कहा?
कि ये पुरानी हिंदी है, ऐसा कहने वाले हैं चंद्रधर शर्मा गुलेरी। कई बार प्रश्न आता है कि उत्तर अपभ्रंश को पुरानी हिंदी किसने कहा, तो ऑप्शन आपको मिलेंगे बहुत सारे, तो उसमें चंद्रधर शर्मा गुलेरी है, उनके द्वारा कहा गया। फिर उत्तर अपभ्रंश को प्राकृताभास हिंदी किसने कहा, ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा। आदिकाल को अत्यधिक विरोधों और व्याघातों का युग किसने कहा, ये कहा हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। फिर देखिए आदिकाल की समय सीमा सबने अलग अलग मानी है। जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन मानते हैं कि 643 ईस्वी से 1400 ईस्वी तक जो काल रहा है वो आदिकाल रहा है। मिश्र बंधु उन्होंने कहा है 643 से 1389, और राहुल सांकृत्यायन कह रहे हैं 760 ईस्वी से 1300 ईस्वी तक आदिकाल की समय सीमा रही है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल कहते हैं 993 ईस्वी से 1318 ईस्वी तक, या विक्रमी संवत की बात करें तो 1050 विक्रमी संवत से 1375 विक्रमी संवत जो आदिकाल की समय सीमा रही है। और रमाशंकर शुक्ल कहते हैं 1000 से 1343 ईस्वी। इसी तरह से हजारी प्रसाद द्विवेदी जी कहते हैं 1000 से 1400 ईस्वी। इसके बाद में आदिकाल है उसका नामकरण सभी ने अलग अलग मत दिए हैं। किसी ने इसको वीरगाथा काल कहा है, किसी ने वीर काल कहा है, किसी बीज बपन काल कहा है, किसी ने अपभ्रंश काल कहा है, किसी ने आधार काल कहा है, सबके अलग अलग मत है। तो आदिकाल है उस आदिकाल को आदिकाल जो नाम दिया गया है वो दिया गया है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी द्वारा, और यही नाम अभी हम सारे बोल रहे हैं कि ये आदिकाल है, तो ये सर्वमान्य मत हो गया। और आदिकाल में जो नाम दिया गया आदिकाल, ये नाम दिए गए हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी जी द्वारा। और इसी नाम को आदिकाल को वीरगाथा काल किसने कहा है, वो कहा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। और वीरगाथा युग, युग की बात आए तो श्याम सुंदर दास, और वीर काल विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, और संधि काल और चारण काल राम कुमार वर्मा। लेकिन चारण काल सीधा है कि सबसे पहले चारण काल किसने कहा, तो आएगा नाम ग्रियर्सन द्वारा कहा गया। देखिए आगे चारण काल ग्रियर्सन ने कहा, सिद्ध सामंत काल राहुल सांकृत्यायन ने कहा, बीज वपन काल महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा, और आरंभिक काल मिश्र बंधु ने कहा, प्रारंभिक काल और शून्य काल गणपति चंद्र गुप्त ने कहा, और संक्रमण काल राम खिलावन पांडे और डॉक्टर हरीश चंद्र वर्मा ने कहा। इसके बाद में आदिकाल का नामकरण और भी है, जैसे जय काव्य काल किसने कहा, रमाशंकर शुक्ल रसाल ने कहा, उद्भव काल वासुदेव सिंह ने कहा, आधार काल सुमन राजे मोहन अवस्थी ने कहा, और आदिकाल का नाम अपभ्रंश काल डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा, चंद्रधर शर्मा गुलेरी और डॉक्टर बच्चन सिंह ने कहा, और श्याम सुंदर दास ने आदिकाल को क्या कहा, अपभ्रंश काल का। इसके अलावा अंधकार काल, नाम देखिए अंधकार, नाम इनका देखो कितना सुंदर है। डॉक्टर पृथ्वीनाथ कमल कुल श्रेष्ठ ने कहा जो आदिकाल है उसको कहा अंधकार काल। प्राचीन काल शंभुनाथ सिंह ने कहा, और संक्रांति काल कहा राम प्रसाद मिश्र। इसके बाद में देखिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल को वीरगाथा काल कहा। तो वीरगाथा काल इन 12 ग्रंथों के आधार पर कहा था। 12 ग्रंथों में 4 ग्रंथ है जो अपभ्रंश भाषा के है। वो 4 ग्रंथ है कौन कौन से, हमीर रासो, सारंगधर की रचना, विजयपाल रासो, नल सिंह की रचना, कीर्ति लता और कीर्ति पताका विद्यापति की रचना। ये जो 4 जो ग्रंथ है वो अपभ्रंश भाषा के है। इसके अलावा 8 जो अन्य ग्रंथ है वो जन भाषा की यानी देसी भाषा के, देश भाषा के है। उनमें खुमान रासो दलपत विजय की रचना, विशल देव रासो नरपति नाल्हे की रचना, पृथ्वीराज रासो चंद बरदाई की रचना, परमाल रासो जगनिक की, चंद्र प्रकाश भट्ट की, जयचंद प्रकाश भट्ट केदार की, जय मैक जस चंद्रिका मधुकर कवि की, और खुसरो की पहलिया अमीर खुसरो की, और पदावली जो रचना है वो है विद्यापति की। इस तरह से ये 12 ग्रंथ है जिसके आधार पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसे आदिकाल को वीरगाथा काल कहा। आदिकाल की प्रमुख जो शैलियां थी वो 2 तरह की थी, डिंगल शैली और पिंगल शैली। डिंगल शैली वो होती है जो अपभ्रंश और उसके अंदर राजस्थानी भाषा मिश्रित भाषा होती है, जो कि वह भाषा एक कर्कश ध्वनि होती है, या यूं कहें कि जो भाषा है डिंगल वो कठोर होती है, कठोर या कर्कश होती है। इसके अलावा जो पिंगल भाषा है जो कि अपभ्रंश प्लस ब्रज भाषा है उसका मिश्रण होता है, जो कि ये भाषा है
कोमलकांत पदावली लिए होती है, यानी कि अच्छी बोली कह सकते हैं। उसके अलावा आदिकाल की प्रमुख प्रवृत्तियां देखिए, उसमें आदिकाल में वीर गाथात्मक प्रवृत्ति मिलती है जो कि रासो रचनाओं में है, और धार्मिकता की प्रवृत्ति मिलती है जो कि सिद्ध साहित्य, जैन साहित्य जिसको हम बोलते हैं रास साहित्य, उनके कवियों के द्वारा लिखा गया है। और श्रृंगारिकता मिलती है जो कि विद्यापति की एक रचना है पदावली, उसमें इस तरह की प्रवृत्ति मिलती है। इसके अलावा हिंदी साहित्य की सर्वप्रथम रचना हमने बात की श्रावकाचार है, जो कि देवसेन की रचना है। और देवसेन ने ये रचना लिखी थी 933 ईस्वी में, जो कि देवसेन है वो जैन कवि थे, और इसमें कुल पद है 250, और इसमें श्रावक धर्म के सिद्धांतों का वर्णन मिलता है। इसके बाद में देखिए आदिकालीन जो साहित्य है, उसमें जो साहित्य लिखा गया है उसमें 4 तरह की श्रेणियां हैं। एक तो है रासो साहित्य, दूसरा है रास यानी कि जैन साहित्य, रास यानी कि जैन साहित्य, और तीसरा है सिद्ध साहित्य, और चौथा है नाथ साहित्य। अब देखिए इसके अलावा भी अन्य साहित्य मिले हैं जिसे स्वतंत्र साहित्य की श्रेणी में रखा जाता है, और वो कहने वाले डॉक्टर नागेंद्र। इसके अलावा उन साहित्य को इन चारों श्रेणियों से अलग है, उन साहित्य को फुटकल रचनाएं कहा है, और वो कहने वाले हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। लेकिन आचार्य रामचंद्र शुक्ल कहते हैं कि आदिकाल में ये 4 तरह की श्रेणियां, उसमें से जो मूल साहित्य है वो सिर्फ रासो साहित्य है। ये जो मूल साहित्य है वो रासो साहित्य है, इसके अलावा ये है वो सांप्रदायिक शिक्षा मात्र है, ऐसा कहने वाले आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रासो साहित्य को मूल साहित्य माना है और अन्य साहित्यों को सांप्रदायिक शिक्षा मात्र माना है। लेकिन हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने रासो साहित्य को साहित्य माना है, रास यानी जैन साहित्य को भी साहित्य माना है, सिद्ध साहित्य को भी साहित्य माना है, नाथ साहित्य को भी आदिकालीन साहित्य की श्रेणी में, साहित्य की श्रेणी में इन सभी साहित्य को रखा है। इस तरह से हमने आदिकाल है उसमें प्रमुख प्रवृत्तियां, आदिकाल का नामकरण, उसका काल विभाजन और उसकी प्रवृत्तियां और उसकी श्रेणियों के बारे में पढ़ा। कल हम पढ़ेंगे रासो साहित्य के बारे में। तब तक के लिए स्वस्थ रहे, मस्त रहे। जय हिंद, जय भारत।